Good afternoon, students. Me Mukesh sir. Welcome to my class. क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? क्या मेरा वीडियो विजिबल है आपके लिए? तो अपने प्लीज रेज योर हैंड्स. यस, वेरी गुड. जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लगभग सब लोगों ने हैंड्स रेज कर दिए हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अपने ऑफिशियल नेम से ही एडमिट हुए होंगे वो. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है, जैसे ये 1+A 5000 जो है वो अपना ऑफिशियल नेम चेंज करो बेटा. ठीक है. आईफोन, हु इज आईफोन? गैलेक्सी J7 प्राइम. बेटा ये आपकी फर्स्ट क्लास है लाइव, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी नाम चेंज करने की, लेकिन अपने ऑफिशियल नेम से ही एंट्री करें, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव भी किया जा सकता है. अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा बेटा आप कौन सी क्लास में बैठे हो, आपकी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे हम लोग. क्लियर? और एक क्लास में मैं देख रहा हूँ, देखो मतलब अभी भी उनकी ज्वाइनिंग हो रही है. इट मीन्स आपको कहा हुआ है 5 मिनट पहले क्लास में अटेंड हो जाना है आपको बेटा, ताकि अपनी क्लास रेगुलरली टाइम पे स्टार्ट हो सके और टाइम पे एंड कर सके, ताकि अपना वर्क जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो. जिस टॉपिक को चाहे स्टार्ट करें, उसको जितना करना है उतना अच्छे से समझते हुए आगे बढ़े. क्लियर? बेसिकली आपके मैथ्स में एनसीईआरटी बुक स्कूल में लगाई गई है आपकी इस बार, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे. उसका चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर है अपना, चैप्टर 1 रेशनल नंबर. हम लोग यहाँ बोर्ड पे बुक एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा करते हैं एक्सप्लेनेशन उतना ही ज्यादा होता है, उतने अच्छे ढंग से हमें समझ आ पाता है. ठीक है. तो हम लोग कुछ एक प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं. तो थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ था, रेशनल नंबर से पहले की थोड़ी सी बातचीत करते हैं. उसमें हमने कुछ एक जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में प्रीवियस क्लासेस में नॉलेज लिया हुआ है. फटाफट इसके बारे में छोटा सा ही रिव्यू करते हैं. नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिट. क्लियर? अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड और कर दूं, जीरो को इंक्लूड और कर दें, तो बन जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ये अपने होल नंबर्स हो जाएंगे. अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो अगर करूं, तो अपने क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स. जैसे मान लिखा मैंने, देखो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. अनदर साइड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट माइनस में. यानी नंबर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू जब मिल जाते हैं, तो सारे अपने इंटीजर्स में काउंट हो जाते हैं. ठीक है. कंपोजिट नंबर्स, जिसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. प्राइम नंबर का मतलब क्या था? जो केवल खुद की टेबल में ही डिवाइड होते थे. जैसे मान ली मैंने लिखा 4, 4 के फैक्टर्स क्या बने अपने को? 2 × 2. ठीक है. तो इसमें कंपोजिट नंबर हो गया. मान लिया तो 6 था, तो 2 × 3. ऐसे जिनके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, वो सारे के सारे अपने किसमें काउंट हो जाते थे? कंपोजिट में. इनकी राम कथा यानी स्टोरी जो थी वो पहले से सुन रखी है हमने बहुत कुछ. प्राइम नंबर्स जो खुद की टेबल से डिवाइड होता था खाली, जैसे 2 3 5 7. क्लियर? एक नई चीज देखी हमने यहाँ,
को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जाते हम लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्टली फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लिया मैंने 16/15। क्लियर। देखो बात कर रहे हैं को प्राइम की, यानी कंपोजिट और प्राइम नंबर दोनों मिला के बात करेंगे हम लोग। 16 के फैक्टर्स तो निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है। 15 के फैक्टर्स भी निकल सकते हैं, 3 × 5। क्या इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है अपने पास जो आपस में डिविजिबल हो सकता है? 3 और 5 फैक्टर्स है 15 के, और 16 के फैक्टर्स मिले केवल हमें 2। क्या आपस में इनको 1 के अलावा और किसी से डिवाइड कर सकते थे? नहीं कर सकते। इट मीन्स ये ऐसे नंबर्स जो थे, जो रियल लाइफ में अगर मैं 16 को इंडिविजुअल रीड करूं तो ये 16 मेरा क्या था? कंपोजिट नंबर। 15 भी मेरा क्या था? कंपोजिट नंबर। लेकिन जब दोनों साथ चले, किस फॉर्म में चले? फ्रैक्शंस की फॉर्म में चले, तो इनमें इनका केवल एक कॉमन फैक्टर बना 1। ठीक है, इट मीन्स ये क्या बन गए अपने को प्राइम। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी आज के फर्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं, हम उसी को बेस बनाते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी बुक का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अदर एग्जांपल्स के साथ। डे बाय डे आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, हो सकता है 1 वीडियो को बाद मिले, 2 वीडियोस के बाद मिले, उसके डिस्कशन भी करेंगे, आपकी क्वेरी भी सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। अब बात करते देखो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैन बी expressed in the form of p by q। पहले बात की थी ना हमने फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या था अपने पास? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी मैंने n किसको बना दिया? p को, और d बना दिया q को। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q क्या थे अपने? इंटीजर्स थे। एंड q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के इक्वल नहीं था। ऑल्सो p and q are co-prime। Co-prime means having no other common factor, no other common factor than 1। देखो मैंने इसमें कई सारी बातों को एक साथ लिखा है। देखो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर्स की। क्लियर। क्या कहा मैंने कि रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? यानी p by q की फॉर्म में। p by q का मतलब क्या हो गया अपना? एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। क्लियर बेटा। किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? p by q की फॉर्म में। उसके बाद चलिए देखो कि p और q क्या थे अपने? इंटीजर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? इंटीजर्स। और इंटीजर्स की स्टोरी जो पहले सुनी थी हमने, उसमें क्या कहा था हमने कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर। और इवन 0 भी हो सकता था उसमें। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि इसका Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। Q कभी भी 0 नहीं होता। इट मीन्स देखो मैंने लिखा P/Q। मैंने क्या ये Q क्या है? कभी भी 0 नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मान लिया देख, मैंने P की जगह लिखा 3/5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए, दोनों क्या थे? इंटीजर थे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे। टेक अनदर एग्जांपल, -15/4। क्लियर। नेगेटिव इंटीजर लिया मैंने लिखा केवल 0। हम लोग आज से पहले वाली क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं, जहां कुछ भी डिनोमिनेटर वैल्यू नहीं होती तो हम लोग वहां हमेशा दिमाग में सोच के चलते हैं कि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ 1 रख देते हैं।
ऐसे ही करते हैं। तो 0/1, तो यहाँ क्या लिखा था हमने, इंटीजर से पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, और साथ में 0 इंटीजर भी था। क्लियर है? लेकिन क्या मैं इसको ये कर सकता हूँ क्या कि ये क्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं यूं लिखूं कि मैं 5/0 लिखा, अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसका और सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ मुझे, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो आपने कह दिया भैया 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन और करूँ आपके लिए। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाता हूँ, तो मैं 1 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ऑलवेज 0। यहाँ तो 0 मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, मैंने 5 को 0 से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए? भैया ऐसा भी तो होगा कि मैं 0 से किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5 मिल जाए। तो मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला कि जिसको मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वो 5 दे दे। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या दे दे? वो 5 दे दे। ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ क्या क्या लिखा देखो, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे? p/q की फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो मैंने 3/5 भी लिख दिया, 15/4 लिखा माइनस का, और 0 के नीचे कुछ नहीं लगा के मैंने 1 भी लगा दिया। क्लियर? ये सेकंड केस बताया मैंने आपको कि Q जहां कभी भी 0 नहीं हो सकता मेरा, तो मैंने Q 0 की कंडीशन भी आपके अप्लाई की। साथ में क्या कहा कि ये मेन है कि ये P एंड Q जो होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। अभी आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपको इसकी PDF फाइल पहले मिल चुकी है। फिर भी अपने जितने अगर जरूरत होगी तो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब मुझे कहा लगेगा कि हाँ आपको ये साथ साथ लिखना चाहिए, उस समय आपके पास मैं बोल के बताऊंगा बेटा इसको राइट डाउन। क्लियर? देखो मैंने अभी तक आपके लिए कंडीशन बोली कि वो p/q की फॉर्म में होते हैं, तो p/q की फॉर्म ले ली हमने। यहाँ हमने बताया कि p और q क्या थे अपने? इंटीजर्स थे। तो इंटीजर में क्या क्या आया था? नेगेटिव वैल्यू आई थी, पॉजिटिव वैल्यू भी आई थी अपने पास, और 0 वैल्यू भी थी। तो हमने तीनों के एग्जाम्पल्स भी लिखे कैसे हो सकता है। साथ में क्या लिखा? Q इज नॉट इक्वल 0, कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने ये भी देख लिया कि Q इज नॉट इक्वल 0 की कंडीशन भी देखी। लेकिन एक साथ साथ लिखा मैंने, देखो कि P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या थे? को प्राइम थे। इट मीन्स इनमें कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर वो है इट मीन्स वो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा है, उसको और आगे सिंप्लीफाइड यानी उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। मैंने लिखा आपके लिए कि 30/45। क्लियर? 30/45। आपने क्या भैया p/q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। क्लियर है? 30 और 45 दोनों क्या थी? इंटीजर्स वैल्यू थी। तो हमने वो भी कहा था कि वो p और q क्या थे? इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली हमने? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ q भी हमारा 45 मिल गया, यानी 30 जो था वो तुम्हारा बनना था p, और ये 45 जो बन गए थे अपने q। यानी अब तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग p/q की फॉर्म में लिखा, यस। फिर कहा कि दोनों इंटीजर्स थे, इंटीजर्स भी लिख दिया हमने। ये भी कहा कि q इज नॉट इक्वल 0, तो भैया q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के इक्वल भी नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या गई मैंने कि ये आपस में को प्राइम नंबर्स है। अब देखो को प्राइम का मतलब क्या आता है कि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो अभी मैंने इसको देखा तो 30 के फैक्टर्स मेरे क्या हो सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टर से मेथड, जिसको आप लोग जनरल भाषा में एलसीएम वाला मेथड जो कहते हो, कर सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हो ना आप लोग कि 32 से डिवाइड किया मैंने 15, 3 से डिवाइड किया 5, और 5 से डिवाइड किया 1। क्लियर? सिमिलरली मैंने 45 के भी निकाल दिए। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है? अब इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करें, देखो 3 1 जा 3,
5 1 जा 5, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यानी 2/3 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। था क्या 30/45, मैंने कन्वर्ट किसमें किया इसको 2/3 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये 2/3 देखो, 2 केवल 2 की टेबल में आ रहा है, 3 केवल 3 की टेबल में आ रहा है। इट मीन इनमें दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन ये किसमें चले गए अपने को प्राइम नंबर में। इट मीन ये रेशनल नंबर बन गया। 30/45 को रेशनल नंबर नहीं कह सकते थे, क्यों? क्योंकि उसमें 1 के अलावा भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकल लेते 3 और 5, जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लाके छोड़ दिया। क्लियर बेटा? ये थे अपने पास रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की मेन डेफिनेशन क्या बनी थी कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। कुछ लोग इसको a/b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दो इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, p बाय q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर से, p और q इंटीजर वैल्यू थी, q 0 के इक्वल नहीं था। क्लियर? ये तो थी अपनी केवल रेशनल नंबर की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स के क्या क्या यूज थे, क्या क्या मतलब था उस पार्ट्स का। ठीक है, अब अपने थोड़े से लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में कहा था कि अपनी एनसीईआरटी बुक में सफिशिएंट एग्जांपल्स हमारे पास नहीं है, तो हम लोग केवल पहले इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्लियर करने के बाद जब एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हो सकता है आपको असाइनमेंट दूं पहले करने के लिए कि जो मैंने आपको करवाया एक्सप्लेन किया आपको समझ आया या नहीं आया। उसके बाद वो तो लास्ट की बात, अभी की क्वेरी के बाद में लास्ट में 5 मिनट्स में आपके क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कि उसकी एडिशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी कौन सी काम करती है, मल्टीप्लाई में क्या होती है और डिवीजन में क्या होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एडिशन के लिए कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन, यानी एडिशन के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी काम करती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर जब कभी भी हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, टू रेशनल नंबर्स को जब कभी भी ऐड करेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब देखो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर की बात करें इट मीन वो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसको एक्सप्रेस किया मान लिया मैंने a/b एंड c/d, a/b प्लस c/d। क्या कर रहा हूं मैं? क्लोजर कर रहा हूं। क्लोजर में क्या किया मैंने? टू एडिशनल की मैंने, किसकी की? टू रेशनल नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करते मुझे क्या मिलना चाहिए? एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। यस, हमें क्या फाइंड होगा? एक कि रेशनल नंबर, तो इन दोनों से डिफरेंट ही होगा। तो मान लिया मैंने e/f दे दिया मैंने आपके लिए। लेते हैं एक एग्जाम्पल, सॉल्व करते हैं। देखो मान लिया मैंने लिखा 2/3 प्लस 1/7। क्लियर? a/b c/d, टू क्या थे? रेशनल नंबर से। हमने इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। एडिशन वाला काम प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन वाले हो रखे हैं अपने पास, हम तो बात करते हैं रेशनल नंबर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबको पता है सबसे फर्स्ट ऑफ स्टेप क्या होगा अपना कि 3 और 7 दोनों का डिनोमिनेटर क्या था? अनइक्वल था। तो इसको इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। एलसीएम लेंगे किसका? लेंगे 3 और 7 का। तो 7 3 जा 21, इसका एलसीएम मिला मुझे। 3 से 21 को 7 टाइम, 7 2 जा 14 प्लस 7 की टेबल में 3 टाइम, 3 1 जा 3।
14 plus 3 it means 17 upon 21. 17 अपॉन 21 फ्रैक्शन फॉर्म आया। अगर ये सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होता है तो करो, अदरवाइज देखो ये 17 तो केवल प्राइम नंबर है अपने पास ऑलरेडी। 21 के फैक्टर्स बनते हैं 3 एंड 7, जो आगे सिंपलेस्ट में जाएंगे नहीं। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और पी बाई क्यू में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, केवल 1, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तभी वो हमारे कहाँ जाएगा, रेशनल नंबर में। क्लियर है। तो 17 अपॉन 21 इस एग्जाम्पल का अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल उठाया आपके लिए, 3/7 प्लस 5/6। क्लियर। दोनों क्या थे, रेशनल नंबर से, को प्राइम है। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम, 7 और 6 का एलसीएम कितना मिला मुझे, 42। क्लियर। वो आपको जैसे सिखा रखा है पहले, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर मेथड से चल रहा हूँ। 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 6 7 जा 7 5 जा 35। ऐड करें 53 अपॉन 43, 42 सॉरी, 53 अपॉन 42। 53 तो ऑलरेडी क्या था अपना, क्या था, यस प्राइम नंबर था, ठीक है। और 42 कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। क्लियर। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने, क्लोजर का। क्लोजर का मतलब क्या था कि जब कभी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स हो गए और उनको जब कभी ऐड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही फाइंड होगा, हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे इसकी नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी के पास। अभी केवल एडिशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे क्लोजर लगाई मैंने अभी, उसके बाद एसोसिएटिव लगाता हूँ, कम्युनेटिव लगाता हूँ, तो सारी प्रॉपर्टी किसके बेस पर काम करेगी, अपने एडिशन के बेस पर। तो मान लीजिए सेकंड प्रॉपर्टी डाल ली मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर रेशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा था हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि जब कभी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन जो करेंगे, उस सॉल्यूशन में भी हमेशा हमारे पास एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर। कम्यूटेटिव क्या कहती है कि जब कभी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, चाहे उसके ऑर्डर को चेंज भी कर दिया जाए तो भी उसके सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, जैसे मान लिया मैंने लिखा कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, कि मैं a अपॉन बी में अगर c अपॉन डी को ऐड करूं तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, मैं इसका अगर ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी c अपॉन डी को फर्स्ट लिखूं, उसके बाद में अगर a अपॉन बी लिखता हूं, तो दोनों का आंसर मेरा हमेशा इक्वल ही आएगा। दोनों का आंसर हमेशा क्या मिलेगा, मुझे इक्वल ही मिलेगा। इट मीन इसकी ऑर्डर भले चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज करने का उसके सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। क्लियर। लेते हैं देखो इसके भी कुछ एक एग्जांपल्स। मान लिया मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया इसके लिए आपके कि 5/9 प्लस माइनस का 9/10। क्लियर। देखो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में क्या बात की कि p और q जो थे वो आपस में इंटीजर वैल्यू होती है। p और q क्या थी, अपनी इंटीजर्स नंबर थे, ठीक है। तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, सेकंड में माइनस का 9 कर दिया, नेगेटिव इंटीजर ले लिया। लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, ऐड। तो मैंने देखो दोनों के बिटवीन साइन किसका लगाया है, ऐड का। क्लियर। अभी कह रहा है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखें। इट मींस हमारा जो एलएचएस पोर्शन होगा वही हमारा आरएचएस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है।
करें इसको यूज करते हुए। तो a अपॉन बी क्या बना अपना 5/9 और c अपॉन डी क्या बना 9/10, वो भी किसका माइनस का। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम, 9 और 10 का एलसीएम लिया हमने, कितना मिला हमें 90। यस 9 की टेबल में 90 10 टाइम 10 5 जा 50, ये प्लस तो प्लस का प्लस, ये 10 की टेबल में 9 टाइम 9 9 जा 81, तो ये हुआ 50 प्लस माइनस माइनस का 81 अपॉन 90, सब्ट्रैक्शन करने पे मिला -31/90। यानी मैंने इसके एलएचएस पार्ट को सॉल्व किया, किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को इसके बेस पर यूज करूं तो अगेन ये इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था अपने पास, केवल इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी इसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता अपने पास। तो देखो सी अपॉन डी क्या था अपने पास कि -9/10 प्लस ए अपॉन बी क्या था कि 5/9, सेम एज 10 और 9 का क्या लिया हमने एलसीएम, क्लियर 90, 10 9 टाइम 9 9 जा 81, तो माइनस का 81 प्लस 50, सब्ट्रैक्शन पे मिला मुझे -31/90। दोनों केसेस में आंसर दोनों के क्या थे, सिमिलर आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वही था हमारे पास कि रेशनल नंबर के अगर ऑर्डर आपस में चेंज कर दिया जाए तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उसके ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं आता, उसके ऑर्डर का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। मान लिया एक एग्जांपल लेके और बात करते हैं। पहले हम लोग केवल एग्जाम्पल बेसिस काम करेंगे, जब चीज समझ आ जाएगी ना उसके बाद करना बहुत आसान है बेटा। अगर मैं आपको उसके बाद असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा अगर कोई, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो वो सारी वही है जो सर ने क्लास में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर एनसीईआरटी खोल के भी देखते हैं तो क्वेश्चन देख के बता देंगे फटाफट कि सर ने इसमें ये बताया था, इसका आंसर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इससे पहले ध्यान से सुनना है क्योंकि कई स्टूडेंट मेरे लिए बिल्कुल नए हैं और कुछ एक ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर जैसे 6th क्लास में जब थे, हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट मेरे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, बाकी मैक्सिमम मतलब मैं मान दू 90% के आसपास बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है मेरे लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लिया तो एग्जांपल के लिए मानना मैंने कोई लिया 3/7, उसमें मैंने ऐड कर दिया 11/6। ठीक है, और मैंने कहा कि ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसको प्रूव करके दिखाओ। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि मैं फर्स्ट एलएचएस पार्ट को करूंगा, फिर सेकंड एलएच आरएच को लूंगा। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए लगाया, मैंने पार्ट मान लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी टेकिंग एलसीएम 7 और 6 का 42 लिया मैंने। 7 की टेबल में 6 टाइम 6 3 जा 18, क्लियर। 6 की टेबल में 7 टाइम 11 7 जा 77, ये 195/42। कोइंसिडेंटली मेरे तो सारे सॉल्यूशन वैसे निकल रहे हैं कि आपस में सारे के सारे क्या बनते जा रहे हैं, को प्राइम नंबर। सारे के सारे क्या बन रहे हैं, को प्राइम, क्योंकि 95 या तो 19 की टेबल में आता है या फिर 5 की टेबल में आता है। 42 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी होता है, 7 से हो सकता है सिंपल, लेकिन ओवरऑल ये आपस में क्या बन गया अपना, को प्राइम, क्लियर। अब मैं इसका सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करूं इसके अकॉर्डिंग, तो पहले सी अपॉन डी रखूंगा। तो सी अपॉन डी कौन है मेरा 11/6, फिर ऐड किया किसको 3/7 को, फिर वही फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम 6 और 7 का 6 7 जा 42, फिर 6 से 7 टाइम 11 7 जा 77, 7 की टेबल में 6 टाइम 6 3 जा 18, फिर ऐड करते बन गया अपना 95/42। तो देखो दोनों केसेस में जब मैंने ऐड किया और ऐड करने पे मैंने अगर एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब यूज की तो दोनों के आंसर्स मेरे क्या आए, सिमिलर आए। यानी अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने पर उसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है अपना, क्लियर बेटा। यस, हाँ, मुझे मन मन में आवाज सुनाई दे रही है कि हाँ सबके समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, फिर भी अगर किसी के कोई डाउट होगा तो मैं लास्ट के 5 मिनट में बात करूंगा आपसे। ठीक है बेटा।
एक छोटी सी और चीज देख लेते हैं, एक छोटी सी एक बात डिस्कस और कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए प्रॉपर्टी जो अपने पास टोटल 5 है, और 5 में से अब तक हम लोग 2 को सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड एक आइडेंटिटी लेते हैं, मान लिया छोटी सी लेते हैं, कोई भी एक छोटी सी, मान लिया मैंने लिखा एडिटिव। देखो एडिटिव में हमारे पास टोटल 2 प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स की भी आएगी, लेकिन पहले एडिटिव की बात करते हैं। तो ये कहता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करूं, तो मेरा सॉल्यूशन जो रेशनल नंबर था वही मिलता है। इसको ऐसे लिखूं मैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि अगर मैं 0 में a अपॉन बी यानी एक रेशनल नंबर को ऐड किया तो भी मुझे a अपॉन बी ही मिलेगा। जैसे मान लिया मैंने लिखा कि 1/3 था, मैंने उसमें 0 ऐड कर दिया, तो सीधी कॉमन सी बात है 1/3 मिलेगा। कहीं तो सीधे कर देंगे, कई लोग बेचारे ऐसे अपॉन में 1 लगाया, फर्स्ट लेंगे एलसीएम मिला मुझे 3, फिर आया 1 से 3 टाइम 3, और 3 को 0 से करते फिर 0, फिर वही 1/3 मिलेगा। क्लियर? वही हमें क्या मिलेगा, 1/3 ही मिलेगा। तो ये अपनी थर्ड थी एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड किया जाए तो हमें वापस वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब शायद बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, तो आप मेरे से हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक हैंड रेज किसी का भी नहीं हुआ है। क्लियर, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब आप मेरे को ध्यान से सुन पा रहे हो। हाँ, एक तनिष जैन, उसका भी हैंड्स डाउन हो चुका है और वो कनेक्ट नहीं हो पाया आपने। ठीक है, तो बेटा आज के केसेस में हमने देखा कि सबसे पहले प्रीवियस क्लास का प्रीव्यू लिया, फिर आज की टॉपिक की बात की रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या थे? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, yes, and q is not equal to 0 and हाँ याद आया, क्यों आ गया ना कि p and q क्या थे, को प्राइम नंबर्स भी थे। ठीक है, अब देखो दिव्यांश शर्मा का हैंड रेज हो रखा है। दिव्यांशु शर्मा, यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट यस प्रॉब्लम? सर, गुड आफ्टरनून हाँ बेटा, सर। रेशनल नंबर सिर्फ को प्राइम नंबर ही निकलते हैं, दूसरे निकल सकते हैं? हाँ बेटा, हेलो, सर मतलब रेशनल नंबर का। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो बेटा, हेलो सर। बोलो बेटा। सर रेशनल नंबर में सिर्फ, यस सर, रेशनल नंबर में सिर्फ को प्राइम नंबर ही निकलते हैं या दूसरे निकल सकते हैं? को प्राइम ही आएगा बेटा, जो भी फॉर्म आएगी ना आपके पास, उसको आपको उसमें को प्राइम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मान लिया मेरे पास आंसर आ गया आपके लिए, मान लिया 21 अपॉन मिला 42। ठीक है, ये आया आपका सॉल्यूशन। मुझे इसको पहले सिंपलेस्ट में ले जाना ही पड़ेगा। तो 3 7 21 होते हैं इसके फैक्टर्स, और ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? देखो 3 से 3, 7 से 7 मेरे कट हुए, तो आया मेरा आंसर क्या, 1/, यानी इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज रेशनल नंबर की बात जो थी ना अपनी मेन, वो क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि रेशनल नंबर की स्टार्टिंग क्या कहा था हमने, पी और क्यू इंटीजर वैल्यू होती थी अपनी, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, और लास्ट वैल्यू क्या थी अपने पास कि पी और क्यू क्या थे, अपने को प्राइम नंबर थे। ठीक है, पी और क्यू क्या थे आपस में, को प्राइम, यानी जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं था। क्लियर बेटा? ओके, और कोई नहीं है? इसका मतलब आज की बात मेरी सबके समझ में आ गई है। ठीक बेटा, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में
एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए यानी एडिशन के लिए हमारे पास लास्ट टू क्लोजेज और लगी हुई है, उनको डिस्कस करेंगे। और आज जितना मैंने दिया है उस वीडियो को आप घर बैठ के आराम से देखना, समझ नहीं आए तो फिर से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9782463307, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपसे कॉल बैक जरूर करूंगा। ओके।